अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के नुक्ता नज़र में हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन पर गुफ्तगू होगी और शाबी साहब का नुक्ता नज़र आप तक पहुंचेगा, वो कुछ इस तरह है कि नई वोटर लिस्टों के बगैर ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। ये अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है और दूसरी तरफ नादरा दुहाई दे रही है कि कम मुद्दत में ये काम होना मुश्किल है। नवाज शरीफ साहब को याद आया है कि जरदारी साहब के खिलाफ जो स्विस केस था वो ठीक बुनियादों पर बनाया होगा। ये भी साथ उन्होंने कहा है कि अगरचे सियासी बुनियादों पर केस बनते रहे, लेकिन इसकी मिसाल वो अपनी हाईजैकिंग केस के हवाले से देते हैं। इंतखाबात 2012 को इंतखाबात का साल कहा जा रहा है। क्या ये टेक्निकली मार्च से लेकर मार्च 2013 तक का आखिरी साल है या 2012 के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग अब कहने लगे हैं कि इसी साल इलेक्शन होंगे। ये है हमारे आज का रन डाउन, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, नई वोटर लिस्टों का जो मामला है वो तो तूल पकड़ता जा रहा है और कहा जा रहा है, नादरा तो कह रही है हमारे लिए 8.5 करोड़ वोटर एक दम बनाना इतनी कम मुद्दत में इलेक्शन बनाना। कमीशन ये कह रहा है जी, नादरा नहीं कह रही। नादरा की तरफ से भी कह रहे हैं कि वो नहीं, कह रहे हैं नादरा कि ने तो शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए। ठीक है। देखिए, असल में ये जो शनाख्ती कार्ड का मसला है और फरिश्तों का मसला बड़ा उलझ गया है हमारे यहाँ। अच्छा, ये 2002 का जो इलेक्शन था ना, उसमें 72 मिलियन वोटर्स थे, 7 करोड़ 20 लाख। ठीक है। जब ये नई वोटिंग लिस्टें बननी शुरू हुई 2007 में, इलेक्शन कमीशन ने शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर फरिश्ते बनानी शुरू की और खुद बनाई, नादरा को नहीं दी। ठीक है। कहा कि हम खुद करेंगे। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि 1 अरब रुपया फंडिंग थी यूएसएड की, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे तसर्रुफ में रहनी चाहिए, कहीं और ना जाने पाए। कहीं और न जाने पाए। अब इन्होंने जो लिस्टें बनाई उनमें वोट जो थे 5 करोड़ 40 लाख अंदराज किया। ठीक है। 54 मिलियन ऐलान किया कि ये हमने दर्ज कर लिया। जब उन्होंने वो फरिश्तें दी तो उस पर हाहाकार मच गई कि भाई ये तो 7 करोड़ 20 लाख थे, ये 5 करोड़ 40 लाख कैसे रह गए? 2 करोड़ वोटर ही गायब हो गए, यानी 2 करोड़ से ज्यादा वोटर गायब हो गए। अब वो बेनजीर भुट्टो जो थी वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने शोर मचाया कि जनाब वोटर्स कम कर दिए गए हैं, फरिश्ते खराब हैं। और मैंने पहले अर्ज किया था आपसे कि हम भी गए पिलडेट की तरफ से, ये शाहिद हामिद साहब वकील थे। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये अर्ज किया कि ये आप नादरा को हुक्म दें कि वो शनाख्ती कार्ड जारी करे और इलेक्शन कमीशन और नादरा मिलकर फरिश्ते बना ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की किल्लत की वजह से या किसी और वजह से उन्होंने कहा नहीं, जो नाम इस वोटर्स लिस्ट में नहीं आए लेकिन पुरानी वोटर्स लिस्ट में मौजूद थे, उनको इसमें शामिल कर दिया जाए। ठीक है। यानी उनके पास शनाख्ती कार्ड था नया या नहीं था, वो जो तासुर है कि डुप्लीकेशन हुई नामों की, सारी वो इस वजह से हुई। अच्छा अच्छा। जब वो पुराने नाम 2002 के 2007 में शामिल किए गए, इलेक्शन कमीशन ने एक नई फहरिस्त जारी की सप्लीमेंट्री, उसमें वो सारे नाम जो थे वो शामिल कर दिए, जो बेनजीर भुट्टो के लिए तो काबिल कबूल थी, सारों के लिए काबिल कबूल हो गई, जल्दी जल्दी में जो भी थी। अच्छा, मसला यह था कि जो भी फरिश्ते बनी, इलेक्शन तो कराओ ना, वो हलवा खा लिया गया इलेक्शन का। अब उसके बाद शनाख्ती कार्ड जो थे नादरा ने वो बनाने शुरू किए, क्योंकि सब लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं थे। और इलेक्शन कमीशन ने भी ये फैसला किया कि अब नादरा के साथ मिलकर फहरिस्त बनाई जाएगी। तो 2011 में जब वो पड़ताल शुरू हुई तो कई मिलियन वोटर्स जो थे उनके नाम डुप्लीकेट थे, को गलत थे, को वेरीफाई नहीं हो रहे थे। तो जो सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब ये फहरिस्त में इतने वोट जो थे फालतू थे, उनको हज़फ कर दिया। ये वही से कमर दिलशाद साहब? नहीं, कमर दिलशाद साहब नहीं थे, नए आए इश्तियाक साहब। अच्छा। अब उससे ये हुआ कि हाहाकार मच गई, जनाब ये बोगस वोट थे, इनकी बुनियाद पर इलेक्शन हो गया, ये कैसे हुआ, ये जुल्म हो गया, और एक हंगामा शुरू हो गया। हालांकि वो बोगस वोट नहीं थे, वो वोट वो थे जो कि पुरानी फहरिस्त इधर आए थे
और बाज लोगों ने जो पता बदलते हैं दोबारा अपना वोट दर्ज करवा लेते हैं। यानी गोया उन फहरिस्तों पे जो होने वाला इलेक्शन है उसकी क्या हैसियत फिर आप? नहीं, उसकी तो वो तो इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे वो फहरिस्तें बनी है। अब ये हुआ कि जब वो छांटी शुरू हुई, शनाख्ती कार्ड इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बनना शुरू हो गए और वो सारे बन गए। अब मालूम हुआ कि इसके अंदर तो फरिश्ते गलत है, इसमें डुप्लीकेशन है, इसमें कई नाम दर्ज हो चुके हैं, कई नाम वेरीफाई नहीं हो रहे। अब वो नाम निकाले गए और नए नाम डाल दिए गए, तो कोई 8-10 लाख का फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हमारे यहां ये शुरू हो गया, यानी जो फरिश्ते खुद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें तो जनाब बोगस वोट आ गए। वो तो आने थे 2007 के, जब सारे वोटर्स उसमें आ गए 2002 वाले, तो डुप्लीकेशन बहुत सी हुई थी। हमारे यहां क्या होता है, आपने पता बदला, मैंने मकान बदला, ठीक है, वहां भी वोट दर्ज करवा लिया, नया पुराना ठीक है, खत्म नहीं करवाया। इस तरीके से यह सारा कंफ्यूजन हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि आप जल्दी से फरिश्ते बनाएं। इलेक्शन कमीशन जो है उसका कहना यह है कि ये फहरिस्तें जो बन रही हैं, सैलाब आया, हंगामा हुआ, ये सवात में ऑपरेशन हुआ, इस वजह से हम ये फरवरी तक नहीं बना सकेंगे, हम मई में इसको मुकम्मल करेंगे। अब जो फहरिस्तें बनेंगी, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार उन पे तस्वीर लगी होगी वोटर की, ठीक है, उन पे शनाख्ती कार्ड का नंबर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसका हुक्म है कि इसको जल्दी मुकम्मल करें फरवरी के अंदर। यह मुश्किल बात है सिर्फ 2 महीने की, लेकिन इस 2 महीने के अगर ये फरिश्तें फिर नाकस हुई तो फिर शोर मचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से बसद अदब यह गुजारिश है कि वो इलेक्शन कमीशन की बात सुने और ये 2-3 महीने जो हैं इनकी वजह से ऐसा काम ना हो जाए कि ये खराबी वहीं की अच्छा, वहीं इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है कि ज़िमनी इंतखाबात आप ना करवाएं, देखिए उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दस्तूर की दफा 224 जो है उसमें यह वाजे लिखा हुआ है कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे अगर कोई सीट खाली हो जाए इलेक्शन के इनअकाद की तारीख से 120 दिन से पहले, यानी 4 महीने पहले तक जो सीट खाली होगी उसमें इलेक्शन होगा। ठीक है, और अगर 4 महीने के बाद खाली होगी तो इलेक्शन नहीं होगा, वो जनरल इलेक्शन में आ जाएंगे। ये 60 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए। ये ठीक है, ये दस्तूर का तकाजा है। और शाह महमूद कुरैशी की सीट खाली है, देखिए जावेद हाशमी की खाली है, तकरीबन 10 सीटें खाली हैं कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की। अब अच्छा और सुनिए, इलेक्शन कमीशन के जो कवायद हैं उनके मुताबिक पुरानी फहरिस्तें उस वक्त तक कारआमद रहेंगी जब तक नई फहरिस्तें नहीं बन जाए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का यह हुक्म है कि जनाब ये ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सकते। गोया जिन फहरिस्तों पर बाकायदा इंतखाबात हुए हैं, आम इंतखाबात, और सारी असेंबली उनकी बुनियाद पर मौजूद है, अब उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा बाई इलेक्शन के लिए, जबकि दस्तूर वाजे तौर पर कहता है 224 आर्टिकल जो है। शाम साहब, ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ये मैंने आपसे ये पूछना है, कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सा हुक्म नहीं लग रहा फिर, जिस तरह आप कह रहे हैं? आप मुझे भी चाहते हैं कंटेम्प्ट का नोटिस डलवाना? ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद कोशिश करूंगा। चलते चलते मैं आपका नंबर बता दूं, 04236368 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। देखते हैं नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी कि ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, और शम साहब आप बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा सी सूरत हाल डिफरेंट है। परेशान ना हो, एतजाज़ हसन को हम आपका वकील बना दें। भाई एतजाज़ हसन तो वज़ीर आज़म के वकील बनेंगे, चीफ जस्टिस के बनेंगे, मुझे जैसे फ़कीर के कहाँ बनेंगे? और वो तो अकरम शेख साहब मेरे वकील हुआ करते हैं, लेकिन वो भी आप आजकल मंसूर एजाज के वकील बन चुके हैं। भाई आपको कोई वकील मैं फीस के बगैर वाला क्लाइंट, और वो डॉलरों में फीस वसूल कर रहे हैं। आसमा जहांगीर है ना 4000 रुपए वाली। हाँ, आसमा जहांगीर, उसके लिए हुसैन हक्कानी बनना पड़ेगा, वो मैं हूं नहीं। खैर, तो जो बात हो रही थी ज़िमनी इलेक्शन की, कि ज़िमनी इलेक्शन, अब मुझे तो अपेरेंटली ये लगता है कि अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सी कुछ कैफियत पैदा हो। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में बस ज़्यादा भी अर्ज है कि ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के पूर्वी है ना, इंटरप्रिटेशन का हक तो है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन जो वाज़ेह बातें लिखी हुई हैं, अब लिखा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है,
अब मौलवी साहब कहें नहीं इंटरप्रिटेशन मैं करूंगा, अब या क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? ठीक है। तो भाई बात यह है, ये ज़िमनी इंतखाबात इन फहरिस्तों पर होने चाहिए जिन पर के आम इंतखाबात हुए हैं। और ये तो इलेक्शन के हवाले से तो कई उलझने पैदा हो चुकी हैं। अब जो ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं 18वीं तरमीम के बाद, अब 18वीं तरमीम के बाद जो इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए था वो बहुत ताखीर से बना। 4 मेंबर नॉमिनेट होने चाहिए थे, वो बड़ी ताखीर से हुए। ठीक है। ज़िमनी इंतखाबात होते चले गए। अब वो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जेर बहस है कि भाई इलेक्शन तो कराएगा इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ही नहीं था। जब मुकम्मल नहीं था तो ये इलेक्शन कैसे हो गए? अब वो हुकूमत ला रही है 20वीं अमेंडमेंट, जिसमें उनको ये मौसर पे माजी प्रोटेक्शन दी जाएगी, ये जो ज़िमनी इंतखाबात में जीत कर आए हैं। तो एक हुकूमत का भी कमाल है, और सारे काम इनसे होते हैं जो कानून साजी वक्त पे नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट कहती वो वक्त दिए वैसे कि वक्त दीजिए, आप तरमीम करें, वरना ये बाई इलेक्शन वाले घर जाएंगे। तो एक ये मसला पैदा हो गया, यानी गोया फिर सीटें बहुत ज्यादा खाली हो जाएंगी, बहुत खाली होंगी, और इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब होंगे नहीं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे हुक्म के ताबे, तो फिर सीटें ज्यादा खाली हो जाएंगी। और शामी साहब, अगर ज़िमनी इंतखाबात रुक सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, तो फिर जनरल इलेक्शन क्यों नहीं रुक सकता? नहीं तो हर चीज रुक सकती है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट तो अब सुप्रीम कोर्ट है, मैं तो कुछ नहीं अर्ज कर सकता इसमें। वो तो जो चाहे रोक दे और जो चाहे चला दे। लेकिन कितनी ताबक है? मसला तो ये है ना कि आप इतना पॉलिटिकल प्रोसेस है जो हमारा एक लॉजिकल एंड की तरफ जा रहा है। नहीं, देखिए बात यह है कि ये जो कानून की हाकमियत है ना, ये दस्तूर की हाकमियत, ये जजों की हुकूमत नहीं होती। जजों की हुकूमत और चीज है, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती और चीज है, दस्तूर की बालादस्ती और चीज है। तो ये हर चीज में एक फर्क किया जाए तो ये बेहतर होगा। अच्छा शमी साहब, ये दो बातें सोचने की है। इसमें जब सवाल पैदा होता है कि अगर ये काम जो था लिस्टों का 2008 में भी 2007 में भी आप बजाते खुद फरीक भी बने और सारे मामलात में शरीक रहे, उस वक्त से लेके आज 2011 तक क्यों नहीं हो सका? नहीं, अब तो ये हुआ ना कि जब नया इलेक्शन कमीशन आया तो जो शनाख्ती कार्ड नए थे, नादरा के सुपुर्द हो गया ना काम। अब नादरा के साथ मिलकर ये कमीशन जो है फरिश्ते बना ठीक है। अब तो फरिश्ते बड़े ठीक तरीके से बन रही हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आखिर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ज़िमनी इंतखाबात पे ये क्यों खामोश है? ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज तो देखिए, मुस्लिम लीग नून को तो इस असेंबली से दिलचस्पी नहीं है, ज़िमनी इंतखाब से क्या होगी। तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया हम किसी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। बाकी भी कोई जमातें खर्चा करने पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनकी बला से कि बाई इलेक्शन हो या ना हो। अच्छा अच्छा। अब देखिए, शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी 2 सीटें खाली हो गई। अब दोनों चले गए तहरीक इंसाफ में। वो कहती है हमने बाई इलेक्शन नहीं लड़ने। अब कोई चोरी छुपे इलेक्शन लड़ेगा, किसी को खड़ा कर दे, पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। और पीपल्स पार्टी को वैसे खौफ पीपल्स है। पार्टी नहीं, तो पीपल्स पार्टी ने तो जनाब अपने बरखुरदार खड़े कर दिए यूसुफ गिलानी साहब ने, मूसा साहब। वो शाह महमूद कुरैशी की सीट पर जीत जाएंगे। अच्छा शामी साहब, क्या अब एक नई बात चल पड़ी है कि नया इलेक्शन, इस सिनेरियो में वोटर लिस्टें हमारी इनकम्प्लीट, क्या हम नए इलेक्शन की तरफ, जैसे अब बात हो रही है कि जी अक्टूबर में इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग कह चुके हैं, एएनपी के लोग कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में इलेक्शन, तो ये तो नए इलेक्शन में एक आप यूं कहिए कि लिंच पिन नहीं दे दी उन्होंने। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वाली, जी जी, वो ये बात कह चुकी है कि हम इन फरिश्तों के तहत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, नई फरिश्तें बनेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे। इन फरिश्तों का उनको बरह रास्त फायदा पहुंचेगा। हाँ, इसलिए कि सारे वोटर्स आ जाएंगे नए 18 साल की उम्र वाले, और उनका ख्याल यह है कि फरिश्तें ठीक होंगी, उनको फायदा होगा। ठीक है, जब सबको फायदा हो, नुकसान हो, इससे कतई नजर। वो कहते हैं हम इन फरिश्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक बात, ये फरिश्ते इलेक्शन कमीशन कहता है हम मई में मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ठीक, ये मुकम्मल होंगी जाके नहीं, फरवरी में मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ये मई में मुकम्मल होंगी, जून में होंगी। उस वक्त आ जाएगी गर्मी। ठीक है। अब शदीद गर्मी में ये इलेक्शन का तजर्बा जो है पाकिस्तान में तो बड़ा नामुनासिब होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मौसम जो जाके फिर बारिशें शुरू हो जाएंगी, पता नहीं कहां सैलाब आ जाए, कहां हंगामा हो जाए। तो जो मौसम बनता है इलेक्शन का, वो अक्टूबर बनता है। ठीक है। यानी मेरा जाती ख्याल यह है कि जल्द से जल्द भी अगर इलेक्शन होंगे तो वो अक्टूबर में होंगे। आपको वैसे 2012 में इलेक्शन नजर आ रहे हैं? तो हो जाएंगे ना 2012 में, क्योंकि अगर 3-4 महीने की बात है ना जी, हो सकता है पीपल्स पार्टी अपने हरीफों से ये बार्गेन कर ले कि भाई 3-4 महीने इधर ले आते,
लेकिन सेनेट से जान नहीं छूटती नजर आ रही लोगों की। वो पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन करा लेगी, क्योंकि कल भी जो वजीर आजम का था ना वहां ज़हूर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हमारे कई तज्जिया निगार चीखते रहे कि ये सेनेट सेनेट, मगर वो क्या कहा किसी ने, असद मुल्तानी ने, कि रिंद बख्शे गए कयामत में, शेख पुकारता रहा हिसाब हिसाब। अच्छा शब साहब, एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे बात होनी है इलेक्शन में, क्योंकि हमेशा इलेक्शन में बहुत ही अहम रहता है, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है। पहले चलते हैं एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद कुछ यही से आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद गुफ्तगू हो रही थी नए इलेक्शन की, और नए इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार की। इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कौन सी होगी या खाली किरदार ही होगा? नहीं, किरदार तो होगा। वो कहना, कहा हम दोज़ख जाएं, कहा तुम दोज़ख जाओ, कहा शैतान का डर है, कहा शैतान तो होगा। ये बड़ी मशहूर है वो जी। उन्होंने कहा कि कहा हम ऊंट पे बैठे, कहा तुम ऊंट पे बैठो, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगा। और फिर कहा हम काबल जाएं, कहा तुम काबल जाओ, कहा अफगान का डर है, कहा अफगान तो होगा। तो जब इलेक्शन होगा तो एस्टेब्लिशमेंट भी होगी, उसका किरदार भी होगा, और इमरान भी बरवज़्ने अफगान इमरान तो होगा। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का वैसे किरदार किस किस्म का होगा? क्या प्री पोल, आफ्टर पोल? क्या बात यह है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार उस वक्त होता है हुकूमत के साथ मिलकर। तो हुकूमत जो होती है ना जी, ठीक है, तो एजेंसियां उसके ताबे होती हैं, फिर तोड़ जोड़, ये पैसे, इसे सारे मामला चलते हैं। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। ये जो हुकूमत है इस वक्त पीपल्स पार्टी की, अब ये कभी कहती है एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, और कभी इसको शुबा हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट इसके खिलाफ है। आपको पता, अब भी वो एक दरखास्त दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में। एक तो दरखास्तें तरह तरह की दायर होती हैं, और फिर हमारे जज फौरन उनकी समाअत भी शुरू कर देते हैं। दरखास्त का दायर, एतजाज हसन से राब्ता कर लें। हाँ जी, करना पड़ेगा। वो आपको दरखास्त दायर हुई, जनाब ये हुकूमत जो है कियानी साहब को और उसको अपना DGIS पाशा साहब को निकालना चाहती है। फौरन जमाब उसकी हेयरिंग और नोटिस 2 हफ्ते का, और कहा जनाब अटॉर्नी जनरल साहब बताइए। उनका साहब हमारा कोई इरादा नहीं है, गोया वहां मामला पक्का हो गया, चलिए। यानी ये है अब हर जगह, मैं तो बार बार यही कह रहा हूं ना कि जजों की हुकूमत। तो अब सूरत क्या, वहां हमारे जो आर्मी चीफ इंडिया के हैं, उन्होंने बेचारों ने कहा था मेरी उम्र 1 साल छोटा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनकी दरखास्त रद्द कर दी गई है। तो मैंने कहा चलिए आप वहां दूसरी दरखास्त देते जनाब, मुझे एक्सटेंशन दिलवा दें। वो चीफ जस्टिस जो है अगर इंडिया के, उनको एक्सटेंशन ही दिलवा दे भाई 1 साल की, अगर उम्र कम हो गई है तो। देखिए एक बात, देखिए आप सुने, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है अब ये पीपल्स पार्टी के साथ होगी या इसके खिलाफ होगी, ये बड़ा हंगामा है। लेकिन अब ये भी मेरा ख्याल सोचना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट है क्या? क्या रवायती एस्टेब्लिशमेंट, या वो जिनके यहाँ दरखास्तें चली जाती? नहीं, हाँ, अब ये भी है। अब पहले तो उनसे डरते थे लोग जी, अब इनसे डरते हैं लोग। तो यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह ताकत के मंबे जो है बदलते रहते हैं। अब हुआ ये, देखिए हर शख्स ये कह रहा है कि इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त नुमाइंदा है, ठीक है, और उनकी तरफ लोग आ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जलसे हो रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब से हमारी एक मुलाकात हुई, उन्होंने कहा पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब डिटेल नहीं हमारे पास आई, लेकिन आपको मैंने हमारे दोस्त कहते हैं मुझसे, मैं उनसे अर्ज करता हूं, मैं देखें 2 आदमी, आप भी देख रहे होंगे, गुज़श्ता 4 साल में 2 आदमी टेलीविजन में बहुत उनकी कवरेज हुई है, ठीक है, दोनों 2 जमातों के सरबरा। ना वो टीवी से निकल रहे हैं ना ये निकल रहे हैं, बल्कि इमरान खान जो हैं उनकी कवरेज तो उनसे कम होगी जो दूसरे लीडर हैं। जरा उनका नाम बताएं आप। नवाज शरीफ? नहीं, शेख रशीद। शेख रशीद कमाल कर रहे हैं आपने जनाब। मैं सियासी लीडर समझा था। तो वो अवामी लीग के सरबराह है, अवामी मुस्लिम लीग के, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, हर टॉक शो में मौजूद होते हैं, हुकूमत को जो कुछ सुना सकते हैं मुगल्लजात सुनाते हैं, एनफ इज एनफ, ठीक है ना, कहते हैं, और डराते हैं, कड़कते हैं, गरजते हैं। बिल्कुल ठीक। और इमरान खान की कवरेज, जो इमरान खान की प्रेजेंस उनसे कहीं कम है। बिल्कुल ठीक है। तो अब लोग जो हैं वो उस तरफ क्यों नहीं जा रहे, इधर क्यों आ रहे हैं? ये क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट वहां क्यों नहीं भेज रही लोगों को, जबकि वो हर वक्त उनकी बात भी करते रहते हैं। अभी दफाई पाकिस्तान कौंसिल बनाई है, और दफाई मामलात में वो फौज के बड़े मालूम होता है कि सालार है। बिल्कुल ठीक है। अब एस्टेब्लिशमेंट को तो ये चाहिए था कि शेख रशीद साहब की पार्टी में
जोक दर जोक लोगों को भेजती अगर वो कादर होती भेजने पर। तो इमरान खान की तरफ जब इमरान खान आके भी दिखा रहे हैं, कभी कह रहे हैं जनाब मेरे पास मेरे मतहत होंगे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI। यूं याद है परवेज मुशर्रफ भी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, वो भी हो सकता है, उनको भी ले आते। उनको तो लाने की, उनसे तो लाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि अगर मुकदमा चलेगा ना तो फिर उनके साथियों पर भी तो 7 नाम आएंगे ना उनके। बिल्कुल ठीक है। वो बेचारे तने तना तो नहीं थे ना, उनके भी तो कोई हाली मवाली थे ना, वो हाली मवाली घबरा रहे हैं। तो अब बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ये अगर कर सकती, हर चीज पर कादिर होती, तो आज जनाब कायदे आजम की कुर्सी पर कायदे सानी जनाब शेख अब्दुल रशीद साहब बैठे होते। बिल्कुल ठीक। ये शेख रशीद अहमद साहब जी, वो क्यों नहीं बैठे हुए? तो भाई सोना होता है तो उसका जेवर बनता है ना। ठीक है। शाहिद साहब, इसका मतलब यह है कि इमरान खान जो है, यानी डोंट यू सी कि इमरान खान एज एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कहा जा रहा है, एक वन, दूसरा ये कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार आपकी बात से तो लग रहा है मिनिमाइज होता जा रहा है। मिनिमाइज हो रहा है। देखिए मीडिया एक ताकत है, अदालत एक ताकत है, एस्टेब्लिशमेंट बेचारी तो छुपती छुपाती फिर रही है। कमीशन तरह तरह के बने हुए हैं, वह जवाब देती फिर रही है, हिसाब देती फिर रही है, अब पिटीशनों के जरिए तो नौकरी पक्की करा रही है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को क्या आबे हयात पिला देगी? अच्छा शामी साहब, ऐसे ही मौके में इस पूरे सिनेरियो में नवाज शरीफ साहब का एक ताज़ा बयान भी आया। वो बयान यह है कि वो कहते हैं कि स्विस केस जो था वो ठीक ही बना होगा, अगरचे सियासी केस बनते रहते हैं लेकिन स्विस केस तो ठीक ही वो नवाज शरीफ साहब के दौर में बना था और सैफुर रहमान साहब उस वक्त एहतसाब के चेयरमैन थे जी। बड़ा गलगला और शोहरत है इसका। अब नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने ये हमारे सुहेल वड़ाई साहब को एक इंटरव्यू दिया था बड़ा लंबा, और उसकी वो किताबी शक्ल में छपा है। उसमें तो उन्होंने कहा था कि ये केस जो है ये एजेंसियां वगैरह की वजह से बने हैं। उसमें उन्होंने ये बात नहीं कही थी, उस वक्त वो जद्दे में थे। अब उन्होंने ये कहा है। देखिए बात उनकी गलत हो या सही हो, असल मसला ये है कि जब तक अदालत फैसला नहीं करेगी आप किसी को मुजरम नहीं कह सकते, वो मुलजम ही रहेगा। खा वो मुजीब शामी हो, खा वो जनाब हबीब अकरम हो, खा नवाज शरीफ साहब हो, खा जरदारी साहब हो, खा इमरान खान, कोई हो, अदालत के जरिए जुर्म साबित करना होगा। और अब बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो मुकदमा है ना स्विस कोर्ट्स में, ये सिर्फ ये जरदारी साहब पर नहीं है, वो तो बेचारे हाली मवाली हैं। अच्छा, वो तो असल में तो बेनजीर भुट्टो साहब थी ना, मेन एक्यूज वो थी, बड़ी मुलजम। उनके साथ उनकी वालदा साहब थी नुसरत भुट्टो साहब, और जरदारी साहब भी क्योंकि शौहर थे इसलिए वो भी थे, अपनी कुर्बत की वजह से मारे गए। अब वो बीबी उनकी वजह से आई या वो उनकी वजह से आए, लेकिन वो भी थे। तो 3 में से एक थे ना जी, ठीक है। बाप बेटा रूहुल कुदस, आप देखिए तसलीस थी एक। तसलीस थी ना जी। अब उसमें वो क्या है, रूहुल कुदस तो नहीं थे ना बहरहाल। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब ये नवाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत किया और वो ये यकीन भी रखते थे कि ये मुकदमे दुरुस्त हैं, तो फिर ऐसी लीडर से मिसाक जमहूरियत क्यों साइन किया? क्वाइट लॉजिकल के बिल्कुल ठीक है। आज से 4 साल पहले, ठीक है ना जी बिल्कुल, कि करना ही नहीं चाहिए था। कहते कुछ हो जाए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ऊपर तो स्विस केसेस बने हुए हैं जी। और ये जो देखिए, और फिर अभी नवाज शरीफ साहब का एक हमारे दोस्त जो हैं अपने प्रोग्राम में दिखा रहे थे उनकी पुरानी तकरीर। उन्होंने कहा कि ये सदर को तो 248 का इस्तेसरा हासिल है और उम्मीद यह है कि अदालतें इसका भी ख्याल रखेंगी। अब मुझे ये अदालत फैसला करेगी। उन्होंने ताज़ा शिकवा एतजाज हसन से है कि उन्होंने अपना मौकफ बदल लिया। उन्होंने मौकफ बदल लिया। अब वो तो वकील है, वो कहते हैं भाई मैं तो वकील हूं, जब कोर्ट बदल सकता हूं तो मौकफ भी बदल सकता हूं। शायद साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया। 04236368 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लेने हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। सवालात का सिलसिला जारी है। 04236368 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। शामी साहब, कॉल से पहले कुछ क्वेश्चन हैं फेसबुक से। फेसबुक पर जुहेब अख्तर, इब्ने शब्बीर और गुलफाम हाशमी, इन तीनों ने एक ही सवाल किया। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग का इत्तेहाद मुमकिन है, खासतौर पर चौधरी शुजात के ताज़ा बयान की रोशनी में? भाई बात यह है, ये नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात साहब का इत्तेहाद तो मुझे होता नजर नहीं आता। अच्छा। दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपनी जगह बड़े मोहतरम है और चौधरी शुजात साहब अपनी जगह एक बड़े माशाल्लाह शुजात, वो तो चौधरी शुजात है। ठीक है। देखिए
ये दोनों, इनको एतमाद नहीं है एक दूसरे पे। इनका ख्याल ये है कि अगर इत्तेहाद हो भी जाएगा तो वो मुझे टिब्बी मार देगा, वो मुझे टिब्बी मार देगा। तो इन्होंने, चौधरी शुजात ने तजवीज़ पेश की थी कि इत्तेहाद इस तरह करें, अदगाम ना करें, यूनाइटेड मुस्लिम लीग बना ले, अलग अलग पार्टी के तौर पर। अलग अलग पार्टी हो लेकिन एक जॉइंट बना ली जाए। ठीक है। तो इन्होंने तजर्बा किया भी था पीर साहब को सरपरस्त बना के, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून उसके अंदर ना हो तो आलू शोरबा पका रहे हो ना आप आलू के बगैर। देखे ना। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए अगर ये ऐसा हो जाए कि नवाज शरीफ साहब और ये मान जाएं तो ये यूनाइटेड मुस्लिम लीग बना सकते हैं, जिसमें रेसिस्टें जो हैं तकसीम कर ली जाए पहले और फिर ये इकट्ठे हो जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे का खौफ दूर हो जाए तो पुरानी मोहब्बत वापस आ सकती है। लेकिन वो कहा जाता है कि एक तरफ परवेज इलाही नहीं मानते, दूसरी तरफ नवाज शरीफ नहीं मानते इत्तेहाद नहीं, का। नवाज शरीफ साहब तो देखिए आप ज़रा मुख्तलिफ जेस्चर्स दे रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब एक असल में पहले ये काम बड़ा आसान था, अब ज़रा मुश्किल हुआ है। नवाज शरीफ साहब देखिए उनकी अपनी खसूसियात हैं, मुझे तो वो भी बहुत पसंद है। और शहबाज शरीफ साहब अपनी, माशाल्लाह पंजाबी में कहते हैं ना, चढ़े घोड़े सवार। ठीक है। वो जंगी कैफियत में रहते हैं हर वक्त और जंगी कैफियत में काम करते हैं। तो उनको अब ज़रा गौर करना चाहिए कि अगर मुस्लिम लीग जो है इकट्ठी कर ली जाए या एक हो जाए तो फिर उनको फ़ायदा होगा इसका इंतखाबात में। साकिब साहब है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम साकिब। भाई इस्लाम जनाब, कैसे हैं? खैरियत जी। से? अच्छा, शामी साहब के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत नवाजे जनाब, शुक्रिया। और ये दुआएं इसलिए हैं कि 98 में जब धमाके हुए थे, हाँ जी। तो शामी साहब का बड़ा रोल था। इन्होंने नवाज शरीफ साहब कहा था जनाब कि अगर आप धमाके नहीं करते हैं नहीं, वो मजीद निज़ामी तो साहब ने हम कहा आपको, था। नहीं इन्होंने भी कहा था। मजीद निज़ामी साहब का फिक्रा है कि अगर आप धमाका नहीं करेंगे तो कौम आपका धमाका कर देगी। जी साकिब साहब सी क्वेश्चन पे आ जाए मेरा ख्याल। जनाब क्वेश्चन मेरा थोड़ा मौजूद से हटकर है। हाँ जी। इस तरह है कि अभी जो बजट आ रहा है 2011-12 का, हाँ जी। और इसमें जो बजट पहले पेश हुआ है, जी जी। गवर्नमेंट ने पास किया है, 1 जुलाई से जो गवर्नमेंट ने पे रिवाइज की है, अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ है। जो लोग पेंशन चले गए हैं उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली। ठीक है साकिब साहब, ठीक है, ये बात जी। आपका पैगाम उन तक पहुंचा देते हैं। वैसे तो बजट का मामला अब क्या है कि नंगी क्या है, गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, लेकिन पेंशन में जो इजाफा होना था वो तो इनका किया जाए ना। हफीज साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम हफीज साहब। जी जी जी। जी, मेरा शामी साहब को एक रिक्वेस्ट है। हुक्म जनाब। ये पिछले दिनों जो नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा का ऐलान करने वाले थे, हाँ जी। इतने में वजीर आजम साहब ने उनको जवाब दिया था कि अगर आप इस्तीफा देंगे तो मैं ज़मीनी इंतखाबात कराऊंगा। ठीक। उसके बाद अचानक जो है ना वो जज साहब ने ये ऐलान कर दिया कि जमीनी इंतखाबात के ऊपर जो है ना पाबंदी। तो ये कहीं लिंक उनसे मिलता तो नहीं है? ये देखिए आप, ये तो दिलचस्प नुक्ता है आपका। ये तो बेनुकत मालूम होता है मुझे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको ज्यादा से रब्ता कर लेना नहीं, अब चाहिए। इनको करना चाहिए ना भाई। देखिए अदालत के मामले में जरा हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। जी शामी साहब, रशीद अहसन साहब हैं। रशीद अहसन साहब हैं जो पूछ रहे हैं कि जी मंसूर एजाज आसन साहब- रशीद तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जी, हैं ये- पंजाब के। जी जी, ये उलट है। ये उलट है। ये पूछ रहे हैं कि मंसूर एजाज साहब क्या तशरीफ लाएंगे, और तशरीफ लाएंगे तो फिर होगा क्या? अब तो वीजा ले लिया उन्होंने और कहते मैं किसी वक्त भी आ जाऊंगा। कूदा तेरे घर में कोई धम से ना होगा। जो काम हुआ क्या है हमसे वो रुस्तम से ना होगा। अब तो जनाब उनके इस्तकबाल की अब तैयारी कर लें। रहमान मलिक साहब ऐसे इशारे दे रहे हैं कि हम आपसे ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे। और अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया रहमान मलिक साहब से। जिया साहब है हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम जिया साहब। जी वालेकुम सलाम। ख्वाजा जिया सिद्दीकी बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी जी। हुक्म जनाब। अच्छा, नहीं शामी साहब हुक्म नहीं, गुजारिश है थोड़ी सी फरमाएं। कि वो सवाल ये है कि मैं किसे वकील करूं और किसे मुंसिफी चाहूं। मैं एक शहरी हूँ, मुल्तान का वोटर हूँ शहर का। ठीक मेरे हल्के से मेरे एमएनए ने रिजाइन कर दिया, जहां भी गया बहुत अच्छा हो गया। ठीक अब चीफ साहब कहते हैं कि वहां इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक। तो मेरा फंडामेंटल राइट जो है कि मेरा नुमाइंदा, मैं जहां का वोटर हूँ, शहरी हूँ, उसकी नुमाइंदगी नहीं है वहां पर असेंबली में, तो मैं कहाँ पे किससे मतलब आपकी जनाब आपकी आवाज दूर दूर तक पहुंच जाएगी। वैसे आप एक पिटीशन भी दाखिल कर दें तो कोई मजाक नहीं है।
और वैसे मुल्तान वाले मेरा ख्याल है कि सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी की नुमाइंदगी पे भी इक्तफा कर ले तो काफी है। हाँ वो तो मेरा ख्याल वज़ीर-ए-आज़म नहीं, अगर नहीं करना चाहते देखिए भाई जावेद हाशमी साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, अब उनके वोटर जो हैं वो तो जाहिर है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब पर मुतमईन नहीं जावेद मलिक साहब हैं बड़ी मुबारक जगह से मदीनातुल मुनव्वरा से। जी जावेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हबीब साहब और शामी साहब। हाँ जी हुक्म जनाब। मदीना से जावेद मलिक दे रहे हो दुआएं दियारे रसूल से आपके लिए। माशाल्लाह दुआ फरमाइए हमारे लिए। शामी साहब मैं एक छोटी सी गुजारिश है, मौजूद से जरा हट के है। मैं बिलोंग करता हूँ बलवाल से, बलवाल तहसील है डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की। बिल्कुल हमें पता है जनाब। आप यकीन करें वहाँ पे मैक्सिमम 3 घंटे बिजली होती है सारा दिन। मेरा राब्ता रहता है घर से, पता चलता रहता है। यानी बच्चों को तकलीफ, पढ़ नहीं सकते और ढेरों मसाइल, लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं। तो हमारे MNA हैं जी वहाँ से अपने नदीम अफजल चंद साहब, टीवी टॉक शो में बड़े बड़े आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सिर्फ आपकी वसातत से तो वो तो बात पहुंचाना वो तो चंद साहब हैं, उनकी मौजूदगी ही काफी है आपके लिए। रोशनी काफी है। वो चांद चढ़े कुल आलम देखे वाली बात है ना, तो आपकी आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए। चंद साहब कुछ लोगों के घरों का भी फिक्र कर ले, वहां अंधेरा है। तनवीर साहब हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब मैंने पूछना ये था, हाँ जी, हदीस नबवी है कि पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि जब कोई बड़ा शख्स जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता, आम आदमी करता तो सजा दे दी जाती। तो हमारे मुल्क में इस तरह की चीज नहीं आप तो बड़े छोटे सब पकड़े जा रहे हैं माशाल्लाह, फिक्र ना करें आप। मेरे ये कोई बचने वाला नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं सुने। बात आपकी सुन ली है। इस चीज की जी, जब जी। जुर्म किया ही नहीं तो फिर इस तरह की चीज की जब जुर्म नहीं किया ही नहीं बिल्कुल वो ठीक है तनवीर वो साहब, एक जी शुक्रिया। वो एक लंबी बहस है, जी। वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन कोई बचने वाला नहीं है, फिक्र ना करें आप। शामी साहब सैयद हारून हैदर गिलानी साहब हैं, इन्होंने वज़ीर आज़म की जो पेशी थी अदालत में उसके बारे में पूछा है कि ये आखिर जो ताम झाम था इसके पैसे किसने दिए। तो उनको पहले उनकी रोटी रोजी के पैसे कौन दे रहा है भाई? अगर वो तनख्वाह पर गुजारा कर लें और ये हमारे दूसरे अलाउंसेस वगैरह पर, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। यानी गोया उनके पैसे भी सीधे लफ्जों में उन्होंने दिए या हमने और किसने देने हैं? जी शाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आइंदा हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए खबरों, नए तर्जुमों और नए नुक्ते नज़र के साथ। आपके लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।